स्वागत है लीग आईएएस में आपका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पहलक। चलिए, आज लीग आईएएस आपके लिए नया टॉपिक लेके आया है। जो कॉन्सेप्ट आपको सुना तो होगा, लेकिन उसके बारे में आप सही से नहीं अवगत होंगे, तो आज हम उससे आपसे क्या कराते हैं, अवगत कराते हैं। उससे पहले क्या है कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो क्या है लगातार लेते हुए आऊँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था, जो करंट से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं वो लीग आईएएस अभी आपके पास क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। तो उसी सीरीज में हम आज एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट ये है कि महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनियां क्या होती हैं और इनकी संख्या वर्तमान में कितनी कितनी है। तो देखिए, तो आज का कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, महारत्ना, महारत्ना एवं नवरत्ना। और यहां ध्यान रखेगा, अगला जो पूछ रहा है आपसे मिनी रत्ना। तीनों पूछे जाते हैं मिनी रत्ना। तो तीन कॉन्सेप्ट हैं क्या। अब यहां ध्यान रखेगा, इसके पीछे ये तीनों कॉन्सेप्ट लाने के पीछे कारण था क्या। इसके पीछे कारण यह है कि जो आपका 1991 में एक पॉलिसी आती है जिसको कहते हैं आप LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबराइजेशन क्या है? लिबराइजेशन का मतलब क्या था? इससे पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर थी वो ये मॉडल पर बेस्ड थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होगी, बंद होगी। और उसमें जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी इंडस्ट्री खोलने के लिए, वो क्या हुआ करती थी, बहुत जटिल हुआ करती थी। उस जटिल को ही क्या किया गया, आसान बनाया गया, इसलिए नाम दिया गया क्या, लिबराइजेशन। लिबराइजेशन का मतलब क्या है, उदारीकरण करना है, यानी लाइसेंसिंग प्रणाली क्या करनी है, आपको सरल बनानी है। पहले लाइसेंस लेने के लिए बहुत ही मंत्रालयों में चक्कर लगाना पड़ता था, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं मिलता था। तो इसमें क्या किया गया, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिला, यानी एक ही खिड़की पर सारी समस्याओं का क्या किया जाए, निराकरण किया जाए। अगला क्या है, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था, पहले क्या कर रहे थे, सार्वजनिक कंपनियों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। अब यहां पर क्या किया गया, कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन भी किया गया, यानी प्राइवेट निवेश भी बढ़ाया गया। फिर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला भी गया। इससे पहले तक भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, बंद थी। अब 1990 से पहले एक डेट आती है 1987 की। यहां पर आते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था वो चरमरा गया था। वो चरमरा इसलिए गया था कि उसका इंप्लीमेंटेशन जो है सही से नहीं हो पाया। तो अब भारतीय उद्योग को, यानी भारतीय इंडस्ट्रियों को कैसे बढ़ावा दें, उनके लिए आया था LPG मॉडल। LPG के बाद भी ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में सुधार नहीं हुआ, तो इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट आया। कौन सा? आपका महारत्ना, नवरत्ना एवं मिनी रत्ना कॉन्सेप्ट है। तो महारत्ना कंपनियां, या इनका सीधे सीधे से कहेगा कि कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है, तो ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को स्वायत्ता देने के लिए, क्या देने के लिए, स्वायत्ता देने के लिए ये क्या आया था, आपका कॉन्सेप्ट यहां पर इंप्लीमेशन किया। क्या था? स्वायत्ता। ध्यान रखिएगा, स्वायत्ता। स्वायत्ता, ठीक है। अब यहां स्वायत्ता का मतलब क्या है, यहां पर है कुछ पावर दी जाएंगी, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आए कब कब। अगर इसमें हम बात करें, ये जो नवरत्ना और मिनी रत्ना का कॉन्सेप्ट है, ये आया था 1997 में। ये डेट याद रखिएगा प्रीलिम्स में। तो नवरत्ना और मिनी रत्ना का कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कब आया, तो 1997 में। अगर आपसे महारत्ना का कॉन्सेप्ट पूछेगा तो महारत्ना का कॉन्सेप्ट आया है 2009 में। क्या है? 2009। तो 2009 में क्या लाया गया, महारत्ना का कॉन्सेप्ट। और उससे पहले क्या लाया गया, नवरत्ना एवं मिनी रत्ना का। कब करें? 1997 में। क्यों लाया गया? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को क्या करें हैं, स्वायत्ता देने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाए गए। अब यहां ध्यान रखिएगा, जो एक महारत्ना किसी कंपनी को दर्जा अगर दिया जाए तो वो महारत्ना दर्जा कैसे दिया जाता है, तो इसके लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो इन नॉर्म्स को जानना बहुत जरूरी होता है। तो पहले से ही वो कंपनी क्या होनी चाहिए, इन नॉर्म्स को ध्यान रखिएगा, पहले ही कंपनी क्या हो, नवरत्ना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नवरत्ना। पहला क्या हो, वो कंपनी पहले से क्या होनी चाहिए, नवरत्न होनी चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि इसकी वैश्विक उपस्थिति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैश्विक उपस्थिति। ध्यान रखिएगा, यानी इसका क्या हो, ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए, यानी ये दुनिया के देशों में अपना कार्य कर रही हो। तीसरा, यह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर क्या कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर क्या होनी चाहिए, सूचीबद्ध होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए, सूचीबद्ध। अब ध्यान समझेगा, पहला नॉर्म्स कंपनी नवरत्ना होनी चाहिए, दूसरा वैश्विक उपस्थिति होनी चाहिए, तीसरा क्या कहा हमने, ये क्या होनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज पर क्या होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए। और विगत 3 वर्षों में, अगला नॉर्म्स विगत 3 वर्ष में इसका जो वार्षिक राजस्व होना चाहिए, वार्षिक राजस्व यानी एनुअल रेवेन्यू जो होना चाहिए, वो नॉर्म्स होना चाहिए आपका कितना, 25,000 करोड़ का होना चाहिए। कितना का होना चाहिए, 25,000। तो उसका वार्षिक राजस्व कितना हो, 25,000 करोड़ का हो। और विगत 3 वर्ष में इसका क्या है, निवल मूल्य, देखिए आप, विगत 3 वर्ष में इसका जो निवल नेट वैल्यू होनी चाहिए, निवल मूल्य जो होना चाहिए वो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, वहां क्या है 25,000 है, तो यहां क्या होना चाहिए 15,000 करोड़ का, 15,000 करोड़। अब एक चीज तो क्या है, देखो यही नॉर्म्स होते हैं, पहला नवरत्ना, फिर क्या करें, वैश्विक उपस्थिति, फिर एक्सचेंज पर होनी चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज पर, फिर क्या कहा, वार्षिक राजस्व कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ का। और विगत 3 वर्ष में उसका नेट वैल्यू जो होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1,500 करोड़ होना चाहिए। फिर क्या करे हैं, उसका जो वार्षिक लाभ है, यही 3 वर्षों का जो वार्षिक लाभ होना चाहिए, औसत अगर वार्षिक लाभ लें तो ये होना चाहिए आपका कितना, 5,000 करोड़ का। कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ का। तो उस कंपनी को क्या दर्जा दे दिया जाता है, महारत्ना का दर्जा दे दिया जाता है। तो ऐसी कंपनियां आपकी कितनी हैं, 14 कंपनियां क्या हो गई हैं आपकी अब महारत्न। तो महारत्ना के पैरामीटर क्या हैं, ये पहले से ही कंपनी नवरत्न, इसकी वैश्विक उपस्थिति, स्टॉक एक्सचेंज पर क्या होना चाहिए, करें सूचीबद्ध। फिर क्या कहा, विगत 3 वर्ष में उसका वार्षिक राजस्व कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ का। और विगत 3 वर्षों में कितना होना चाहिए, निवल मूल्य उसका 15,000, और वो वार्षिक राजस्व जो कमाती हो कितना हो, 5,000 करोड़ का हो। तो ऐसी कंपनियों को दर्जा दिया जाता है महारत्ना कंपनी। तो ये महारत्ना कंपनी में आपका लिस्ट ये है, देखो नंबर 1, इनको याद रख लीजिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। इसमें से देखिएगा, ये जो हिंदुस्तान ये वाली है, इसको याद रखेंगे, लेटेस्ट में जो है यही वाली है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी जो है, ये जो है सबसे लेटेस्ट क्या है, महारत्ना दर्जा प्राप्त है। अगर महारत्न लेटेस्ट किसको मिला कहेगा, तो हाल को मिला है किसको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी। अब ऐसे महारत्ना मिलने के बाद जो स्वायत्ता थी, वो स्वायत्ता क्या होती है, देखो ये स्वायत्ता ये होती है कि बिना किसी मंत्रालय के हस्तक्षेप से ऐसी कंपनियां क्या कर सकती हैं, अपनी बिना किसी मंत्रालय, यहां लिख देता हूं, बिना मंत्रालय की अनुमति के बिना 5,000 करोड़ का क्या कर सकती है, ये निवेश कर सकती है। 5,000 करोड़ का क्या कर सकती है, निवेश। ये नॉर्म इसके लिए इजी होता है। देखो ऐसी कंपनियां, स्वायत्ता यही हुई, यानी बिना किसी मंत्रालय के हस्तक्षेप से, बिना उसकी अनुमति से इन कंपनियों को स्वायत्ता होती है कि वो 5,000 करोड़ तक का निवेश करा सकती हैं, या 15%। अब 15% का नियम क्या है, यहां 15% का नियम को जानेगा कि यानी अगर इसका निवल मूल्य जितना था, निवल मूल्य अभी हमारा होता है ना 15,000 करोड़ का था, 15,000 करोड़ का 15% तक का ये क्या करा सकती है, निवेश। निवल मूल्य का ध्यान रखिएगा, निवल मूल्य का कितना निवेश कर सकती है, 15%। जिनमें से दोनों में से कम हो वो बिना मंत्रालय के हस्तक्षेप के क्या कर सकती है, निवेश कर सकती हैं। ऐसी कंपनियों को ही कहा जाता है आपका क्या, महारत्ना कंपनी। अब आ जाओ अगला, नवरत्न कंपनी। अब नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं, अब इनके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या है कि यह पहले से ही क्या होनी चाहिए, मिनी रत्ना होनी चाहिए। पहले क्या होनी चाहिए, मिनी। पहली शर्त क्या है इसके लिए कि पहले वही कंपनी क्या होनी चाहिए, मिनी रत्ना होनी चाहिए। अब इसका जो है विगत 3 वर्षों में अब एक टर्म और आ रहा है, देखो इसको कहते हैं MOU। MOU का होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही, ध्यान समझिएगा, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संबंधित मंत्रालय एवं कंपनी
पहले ही क्या कर लेती है, लक्ष्य तय कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले ही लक्ष्य। अब यहां देखो, जिस मंत्रालय से रिलेटेड जो कंपनी है वो, और जो कंपनी है और मंत्रालय दोनों क्या कर लेंगे, विगत वित्तीय वर्ष के स्टार्टिंग में ही लक्ष्य तय कर लेंगे कि भाई इस बार आपको इतना इतना अचीव करने की आवश्यकता है। तो इसके आधार पर क्या मिलता है, वेरी गुड ना, एक्सीलेंट, वेरी गुड और गुड। अगर आपने उन लक्ष्यों को अचीव कर लिया तो ज्यादा अचीव कर लिया तो एक्सीलेंट, फिर और जो है सही कर रखा तो वेरी गुड, फिर कम कर रखा होगा यानी लक्ष्यों को पार कर गए हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, गुड का जो है यहां पर क्या मिलता है, लक्ष्य मिल गया आपको। अब उन्हीं तीन के आधार पर, इसी देखो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखा है, इसके आधार पर कंपनी क्या होनी चाहिए, उत्कृष्ट होनी चाहिए या अति उत्तम होनी चाहिए, उत्कृष्ट या अति उत्तम, अति उत्तम। यानी यहां मतलब क्या है इसका, उत्तम, उत्कृष्ट एवं अति उत्तम। अब उत्कृष्ट का मतलब है एक्सीलेंट, या क्या हो वो वेरी गुड, जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करी हुई हो। तो ऐसे किसने, 3 वर्षों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत उसको क्या मिलना, दर्जा मिला होना चाहिए, उत्कृष्ट या अति उत्तम का क्या मिलना चाहिए, उसको दर्जा मिला होना चाहिए। तो ऐसी कंपनियों को क्या कहा जाएगा, नवरत्ना कंपनी कहा जाएगा। अब इनका जो लाभ, तीसरा नाम होता है लाभ, फिर होता है निवल मूल्य, और तीसरी चीज होती है आय। अब ये 3 पैरामीटरों को बना के जो है 100 अंक दिए जाते हैं। इनमें से क्या है, इन 3 पैरामीटरों को जोड़ के 100 अंक हैं। अब इन 100 अंकों में से किसी कंपनी ने अगर 60 अंक से ऊपर को प्राप्त कर रखा है तभी उसको क्या मिलेगा, आपका नवरत्ना का दर्जा दिया जाएगा। तो इनके लिए क्या है, 3 नॉर्म्स हैं, ध्यान से समझो। पहले से वो क्या होनी चाहिए, मिनी रत्ना होनी चाहिए अगर है। दूसरा, विगत 3 वर्षों में कौन सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत उसको उत्कृष्ट या अति उत्तम का क्या मिला होना चाहिए, दर्जा मिला होना चाहिए। अब ये क्या कहा था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही संबंधित मंत्रालय और कंपनी क्या कर लेते हैं, लक्ष्य तय कर लेते हैं। जो लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है तो उनको दर्जा दिया जाता है, उत्कृष्ट, अति उत्तम और उत्तम का दर्जा। उसमें से भी इसको क्या प्राप्त होना चाहिए, उत्कृष्ट एवं अति उत्तम। और इन्हीं जो है कंपनी का जो लाभ है या निवल मूल्य है या कंपनी की आय है, इनको तीनों को मिला के 100 अंक हैं। अगर इन 100 अंकों में से कंपनी को कितना 60% या 60 अंक से ऊपर को मिलता है तो ऐसी कंपनियों को क्या दिया जाता है, नवरत्ना का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, देखो आप, ये इसको क्या छूट होती है, 1000 करोड़ रुपए की निवेश की छूट, 1000 करोड़ की निवेश कर सकता है, या अपना निवल मूल्य का 15% तक का निवेश करवा सकते हैं। किससे, बिना मंत्रालय के हस्तक्षेप से। ध्यान रखिएगा, बिना मंत्रालय के हस्तक्षेप से यह चीज की जा सकती है। आई बात समझ में। अब थर्ड नॉर्म से है, देखो मिनी रत्ना का। अच्छा, ऐसी कंपनियां अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये लगभग आपकी कितनी है, 26 से 27। ऐसी कंपनियां कितनी हैं सार्वजनिक क्षेत्र की, 26 से 27 लेटेस्ट में, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब आ जाओ आप मिनी रत्ना। अब मिनी रत्ना किसे दिया जाता है दर्जा, ये ध्यान रखिएगा। मिनी रत्ना का मतलब हुआ कि विगत 3 वर्ष में उसका लाभ क्या होना चाहिए, उसका लाभ सकारात्मक, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसी कंपनियों को क्या कहा जाता है, मिनी रत्ना। अगर इनकी बात करें तो ये है 73 से लेकर 75 जो है इसमें आ जाती है। तो इनके नॉर्म्स क्या होता है, ग्रहण क्या, जो 3 लगातार वर्षों से क्या कर रही हो ये कंपनियां, लाभ बना रही हो, तो ऐसी कंपनियों को क्या कहा जाता है, मिनी रत्ना कंपनी कहा जाता है। इसकी भी 2 श्रेणियां होती हैं, श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड। देखो इनको भी 2 कैटेगरी में रखा जाता है, श्रेणी फर्स्ट एवं श्रेणी सेकंड। अब श्रेणी सेकंड में जो है ये सिर्फ 300 करोड़ का निवेश कर सकती है, और जो श्रेणी फर्स्ट में रख दी जाएंगी वो कितना, 500 करोड़ का निवेश बिना मंत्रालय के हस्तक्षेप से करा सकती हैं, या लाभ का कितना, 15%। जिनमें से भी दोनों जो कम, इन दोनों में से जो कम आएगा उतना ये बिना मंत्रालय के हस्तक्षेप से क्या कर सकती हैं, निवेश करवा सकती हैं। तो ऐसी कंपनियां ये मिनी रत्ना में आती हैं। 73 से लेकर 75 तक जो है ये लिस्ट हो जाती है। आशा करता हूं कि ये फैक्ट या ये कॉन्सेप्ट आपको जो है समझ में आया होगा। अगर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए होंगी तो आप इकोनॉमी से रिलेटेड, हमने कहा था इकोनॉमी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी आप टॉपिक जानना चाहते हैं उस पर आप क्या करें, वीडियो के
लिंक में या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन या जो भी आता है कमेंट में जो है कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए क्या बना दूं, इस टाइप की वीडियो लगातार लेते हुए आऊं। तो ये करंट का मुद्दा भी था और ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार जो है बढ़ाते रहिए, ताकि मुझे भी क्या मिले, प्रोत्साहन मिले और मैं लगातार आपके बीच बना रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।